नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में एक बार फिर से एजेंडेबाज जॉर्ज सोरोस सियासी केंद्र बिंदु बन गया है। संसद में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेताओं के बीच कनेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि कौन है जॉर्ज सोरोस, जिसके हाथों की कठपुतली बन भारत को अस्थिर करना चाह रहे हैं कुछ नेता। क्या है FDL-AP संस्था, जिसकी सह अध्यक्ष सोनिया गांधी बताई जा रही है? क्या है OCCRP और इसका क्या है राहुल गांधी के साथ कनेक्शन? इससे भी बड़ा सवाल FDL-AP और OCCRP का जॉर्ज सोरोस और सलील शेट्टी के साथ क्या कनेक्शन है, और क्या इनके जरिए अमेरिका में बैठकर भारत को अस्थिर करने के लिए टूल किट की तरह भारतीय नेताओं को इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि क्या इनकी वजह से ही किसान आंदोलन हुआ? क्या इनकी वजह से ही देश में शाहीन बाग हुआ? क्या भारत जोड़ो यात्रा का कनेक्शन भी इनके साथ है? और राहुल गांधी के साथ OCCRP का संबंध क्या है? FDL-AP का राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ क्या संबंध है? आज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि सोरोस, सोनिया और साजिश का सच क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। ये कहानी इतनी भी आसान नहीं जितनी नजर आती है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी के तारों को सुलझाने की थोड़ी कोशिश हम करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ग्राफिक्स के साथ। इसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीजों को आपके सामने रख पाए। जरा देखिए, 3 चीजों को गौर से समझिए। पहली है OCCRP। OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया भर के वो रिपोर्टर्स हैं जो खुफिया जानकारी जुटाते हैं। अब इनका राहुल गांधी के साथ क्या कनेक्शन है, ये आपको समझाएंगे। इसके अलावा FDL-AP, इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी इसकी सह अध्यक्ष हैं। FDL-AP यानी कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। जरा इस ग्राफिक्स को चलाइए, क्योंकि इनके बीच का जो कनेक्शन है उसको समझिए जरा। क्योंकि OCCRP जो भी रिपोर्ट तैयार करती है उसका हवाला राहुल गांधी देते हैं, और राहुल गांधी जो हवाला देते हैं दरअसल संसद के सत्र को शुरू होने से पहले देते हैं, और ये इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो फंडिंग होती है वो FDL-AP से होती है, और सोनिया गांधी इसकी सह अध्यक्ष है। अब जरा सोचिए, FDL-AP ये वो संस्था है जो कश्मीर को भारत से अलग स्वतंत्र बताती है। FDL-AP को जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से फंडिंग होती है। इस पूरे कनेक्शन को समझिए। ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है सलील शेट्टी, और सलील शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। 2020 में शाहीन बाग जो मूवमेंट हुआ उसमें भी सलील शेट्टी नजर आए। सिर्फ इतना नहीं, 2021 के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के अंदर भी सलील शेट्टी नजर आए। और इसीलिए जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें पहला आरोप क्या है? कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है, और इस फंड का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा आरोप क्या है? राहुल गांधी कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसको हम OCCRP कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। OCCRP को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है, और ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते तो ये भी है कि जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट के लिए काम करते हैं, जो किसी भी देश को अस्थिर करने का काम करती है। कहते हैं कि बांग्लादेश का जो वर्तमान में हाल है वो भी इसी डीप स्टेट की वजह से है, और हिंदुस्तान का भी हाल। ये लोग बांग्लादेश के जैसा करना चाहते हैं, और उसके उदाहरण चाहे किसान आंदोलन को लीजिए, चाहे वो शाहीन बाग को लीजिए, या कश्मीर मुद्दे पर विद्रोह को लेकर आग उकसाने की कोशिश कीजिए। और वर्तमान में वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से टूल किट का इस्तेमाल करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा मेल हुए, उसको भी इसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है।
लेकिन अब हम आपको उन आरोपों के आधार पर बता रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्शन को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, जिसे FDLAP कह रहे हैं, उस फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है। इस संस्था को जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन से पैसे मिलने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने कहा कि FDLAP फाउंडेशन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कश्मीर को अलग क्षेत्र माना जाए। यही वो बात है जिस पर बवाल मचा हुआ है और बीजेपी इस तथ्य को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर रही है कि कश्मीर को अलग क्षेत्र मानने वाली संस्था के साथ कोई भारतीय कैसे जुड़ सकता है, वो भी किसी अहम पद पर। अगर वो उस संस्था से जुड़ता है तो क्या वो कश्मीर के बारे में उस संस्था के विचारों से इत्तेफाक रखता है, ये सवाल है। और यही सवाल सोनिया गांधी से पूछा जा रहा है कि वो जॉर्ज सोरेस की संस्था की को चेयरपर्सन है या नहीं, और अगर है तो इसका मतलब क्या ये कि वो संस्था के विचारों से सहमत है, यानी क्या वो कश्मीर को अलग क्षेत्र मानने से सहमत है। सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं और इसी कारण उनकी जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन के साथ साझेदारी है। यह साझेदारी भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्त पोषण के प्रभाव को दर्शाता है और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरेस को अपना पुराना मित्र बताया है और यह सचमुच में गौर करने वाली बात है जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन FDLAP क्या है, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। इसका गठन कब हुआ और इसका मकसद क्या है, जरा देखिए। FDLAP यानी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गठन इसका हुआ है दिसंबर 1994 के अंदर। इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई ये पैसे कमाने के लिए संस्था तैयार नहीं की गई है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके जो कर्म हैं जिसको जोड़ा जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। और इसीलिए जरा इसको अब समझिए कि FDLAP को जॉर्ज सोरेस से फंडिंग मिलती है तो क्यों मिलती है, क्योंकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इस फोरम का गठन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसकी वेबसाइट पर है, इसके पोर्टल पर है। FDLAP की वेबसाइट पर इसे मिलने वाले आर्थिक समर्थन की जानकारी दी गई है। जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन के साथ किम डे जुंग पीस फाउंडेशन, ओलोफ पामले इंटरनेशनल सेंटर और नोमान फाउंडेशन का जिक्र भी है। हालांकि वेबसाइट देखने में काफी पुरानी लग रही है और शायद कई सालों से अपडेट भी नहीं की गई। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी इस फोरम की सह अध्यक्ष रह चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष का मौजूदा समय में भी इससे जुड़ी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। लेकिन चलिए जो जानकारी हमें मिली उसको जरा देखिए। सोनिया गांधी के अलावा कौन कौन से नेताओं का FDLAP के साथ सीधा कनेक्शन है और जो को फाउंडर के तौर पर इसमें मौजूद हैं, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि सोनिया गांधी के अलावा जो चेहरे हैं वो 3 और चेहरे हैं। उनमें से अगर पहले चेहरे की बात करें तो पहला जो चेहरा है वो फिलीपींस की पहली महिला राष्ट्रपति कोरोजोन एक्विनो है, जो इनके सह अध्यक्ष रह चुकी है, जिनकी साल 2009 में मौत हो चुकी है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जुंग, वो भी इसके को प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऑस्कर ऑरियस भी इसके सह अध्यक्ष रह चुके हैं। और वेबसाइट की जानकारी के अनुसार बर्मा, साउथ अफ्रीका, रूस और जर्मनी के लीडर वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि यह संस्था कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करती है। इसकी वेबसाइट पर कश्मीर मुद्दे पर कुछ दस्तावेज और इंटरव्यू पब्लिश किए गए। लेकिन जॉर्ज सोरेस कौन है, क्यों उसको लेकर बवाल है, वो कैसे इतना बड़ा हुआ कि वो कई देशों के अंदर की सियासत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, जरा इसको भी समझिए। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 हंगरी में हुआ। नाजी शासन ने वो यहूदी परिवार में पले बढ़े। सोरोस एक अमेरिकी अरबपति उद्योगपति है। सोरोस ने 1970 में सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की। सोरोस सबसे विवादित फाइनेंशियल मूव 1992 में आया जब सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ दाव लगाया। नतीजा यह रहा कि एक दिन में $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई हुई और इस कदम के बाद उसे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसने इंग्लैंड के बैंक को बर्बाद कर दिया, यह नाम दिया गया। सोरोस सत्तावादी शासन, आय असमानता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी मुखर होने का दावा करता है। विरोधियों का तर्क है कि जॉर्ज सोरोस अपनी दौलत का इस्तेमाल पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने,
फिलैंथ्रोपी की आड़ में संप्रभु सरकारों को कमजोर करने के लिए करता है और भारत में भी वो ऐसा करने की साजिश बार बार रच चुका है। लेकिन किस तरीके से जॉर्ज सोरोस कुली से अरबपति तक पहुंचा, यह कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि सोरोस का बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। लंदन में कुली और वेटर के तौर पर काम कर पैसे जुटाए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक की पढ़ाई की और 26 साल की उम्र में जॉर्ज सोरोस अमेरिका शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में सोरोस ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई फर्म्स में काम किया, लेकिन वो जल्द समझ गया कि पैसा कमाने के लिए नौकरी काफी नहीं है। 1973 में जॉर्ज सोरोस ने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया। इसके लिए सोरोस फंड मैनेजमेंट के नाम से एक बाकायदा कंपनी बनाई गई। बस यही वो वक्त था जब सोरोस की मानो किस्मत चमकी। महज 6 साल में ही वो अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश कर करोड़पति बन गया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सोरोस की नेटवर्थ 6.7 अरब डॉलर से ज्यादा है। हालांकि जॉर्ज सोरोस खुद को सफल निवेशक नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता कहता है। समाज सेवा की आड़ में जॉर्ज सोरोस कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। सोरोस ने कई मौकों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। सोरोस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और सीएए का कड़ा विरोध भी जता चुके हैं। लेकिन सोरोस और भारत के खिलाफ साजिश कब कब कनेक्शन में दिखती है, यानी भारत के खिलाफ सोरोस ने कब कब किस किस तरीके से साजिशें रची, जरा इस पर भी एक नजर डालिए कि क्यों उसको एजेंडाधारी हम कह रहे हैं। जरा देखिए, सबसे पहले मोदी सरकार की जमकर आलोचना, जब मन किया तब आलोचना, धारा 370 के मामले पर आलोचना, सीएए के मामले पर आलोचना, इसके अलावा किसान आंदोलन के वक्त आलोचना और उसके अलावा जो मंच मिला उस पर भी सरकार के साथ मोदी की आलोचना। दूसरा, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं सोरोस, और जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे उनको फंडिंग भी करते रहे सोरोस। इसके अलावा सरकार विरोधी एनजीओ को फंडिंग, जो सरकार विरोधी काम करती है या सरकार को सीधे निशाने पर लेती है, उन एनजीओ को भी वो फंडिंग करता है। इसके अलावा अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन करता है और उसके कई उदाहरण हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत के खिलाफ जो जहर उगल रहा है सोरोस, उसके संबंध हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्यों भारत के अंदर इतना ज्यादा सियासी तौर पर केंद्र बिंदु बन रहा है और कांग्रेस को लेकर घेरा जा रहा है। दरअसल 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी सोरोस ने भारत विरोधी बातें कही थी। सोरोस ने कहा था कि मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मोदी इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे। इस पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया था। स्मृति ईरानी ने कहा था कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी ने आरोप लगाया था कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहता है, अपने चुने हुए लोगों से यहां सरकार चलवाना चाहता है। जॉर्ज सोरोस और इशारा किस तरफ है वह बखूबी जानते हैं। इसके अलावा सरकार विरोधी एनजीओ को फंडिंग किस तरीके से करता है। सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जिसे ओएसएफ कहते हैं, उस पर भारत में सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले एनजीओ और एक्टिविस्ट की फंडिंग करने का गंभीर आरोप लगता है। सोरोस के आलोचकों का आरोप है कि सीएए और 2020 के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सोरोस की संस्था ने फंडिंग मुहैया करवाई थी। भारत की एजेंसियों ने ओएसएफ से संबंध रखने वाले संदिग्ध एनजीओ की जांच की, उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के माध्यम से देश को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया गया। इसके अलावा अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन करता है। कुछ भारतीय टिप्पणीकारों और दक्षिणपंथी समूहों ने दावा किया है कि सोरोस की फंडिंग अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करती है, जिनमें खालिस्तान की वकालत करने वाले लोग भी शामिल हैं, यानी कि खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे भी सोरोस है। सोरोस हर उस आंदोलन में फंडिंग करता है जो मोदी विरोधी होता है। सीए, किसान आंदोलन, कश्मीर मुद्दे पर सोरोस ने फंडिंग की, ऐसे आरोप लगते हैं। और इसके अलावा मोदी सरकार की आलोचना, क्योंकि दावोस में 2020 के अंदर किस तरीके से
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। सरकार पर अधिनायकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। सीएए और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की आलोचना की गई। सरकार पर विभाजनकारी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया गया था। सोरोस ने मोदी को विश्व स्तर पर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक बताया और इस बयान पर भारतीय नेताओं और टिप्पणीकारों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बीजेपी ने टिप्पणी को भारत के घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोरोस सिर्फ भारत के अंदर ही ऐसा कर रहा है, वो इंटरनेशनली ऐसा कर रहा है। भारत के अलावा बाकी देशों के साथ सोरोस के संबंध कैसे हैं? एक जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट होता है जो कई देशों में मोस्ट वांटेड होता है, ऐसे ही सोरोस है। उसे आप टेररिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कई देशों की सरकारों को अस्थिर करने, वहां के अलगाववादी ताकतों को मजबूत करने, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए उसके शामिल होने के आरोप अलग अलग जगह से लगते हैं। और यही वजह कि 94 साल के सोरोस पर दुनिया के कई देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहा है। उस पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ रुपए का खर्च करने का आरोप है। वो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े डोनर के तौर पर रहा, लेकिन साल 2022 में उसने एक और दांव खेला और मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने वाली संस्था पीएसी को करीब $125 मिलियन दी। राजनीतिक दखल के अलावा सोरोस के निवेश और कमाई भी विवादों में रही है। साल 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह करने में उसका हाथ बताया जाता है। सोरोस पर आरोप है कि उस दौरान ब्रिटेन के करेंसी संकट ब्लैक वेंसडे के दौरान सोरोस ने ब्रिटिश मुद्रा की शॉर्ट सेलिंग कर करीब $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था और उसने वहां की बैंकों को लगभग बर्बाद कर दिया था। तो जरा यह भी समझिए कि सोरोस और वैश्विक साजिश किस तरीके से एक साथ चली है और जिस डीप थॉट का हम जिक्र कर रहे हैं वो सोरोस के साथ किस तरीके से जुड़ती है, इसको भी जरा देखिए। डीप स्टेट का किस तरीके से कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस मेंबर है। वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है? 1992 का ब्लैक वेंसडे क्राइसिस, विश्व के देशों में सरकारों में अस्थिरता करना और पुतिन को पद से हटाने की साजिश भी जॉर्ज सोरोस कर चुका है। आप सोचिए, एक व्यक्ति किस तरीके से दुनिया के अंदर अलग अलग देशों को नचाने की कोशिश कर रहा है और भारत के अंदर भी टूल किट के इस तौर पर इस्तेमाल कर रहा है कई एनजीओज को और आरोप है कि नेताओं को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किस तरीके से सोरोस के वित्तीय कारनामों में 1992 का ब्लैक वेंसडे क्राइसिस शामिल है। विकासशील देशों की इकोनॉमी को अस्थिर करने के आरोप उस पर लगते आए हैं और क्योंकि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है और इसलिए सोरोस की साजिश और सोरोस के निशाने पर भारत है। 1997 के एशियाई आर्थिक संकट के दौरान करेंसी ट्रेड के माध्यम से आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगा था। इसके अलावा सोरोस पर दूसरे देशों में इमिग्रेशन, एलजीबीटीक्यू राइट्स और सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को फंडिंग करने, राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश करने का आरोप भी लगता रहा है। हंगरी और रूस की राजनीति में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगा है। वैश्विक स्तर पर दक्षिणपंथी नेता सोरोस को राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है, भारत के लिए भी माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों में उसे दोस्त नजर आता है। वो दोस्त जो शाहीन बाग की वकालत करते हैं, वो दोस्त जो CAA के खिलाफ होते हैं, वो दोस्त जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते। सोरोस उनका दोस्त है और उनके जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। जॉर्ज सोरोस पर सत्ता परिवर्तन करने की साजिश के कई आरोप लगे हैं। 2016 में रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने रिपोर्ट में दावा किया था कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की साजिश रची है। अमेरिका में भी तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगे हैं। 2011 में अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। जॉर्ज सोरोस अमेरिका में भी विद्रोह भड़काने की साजिश रच चुका है। भारत कोई नया नहीं है। भारत के अलावा कई देश ऐसे हैं जहां जॉर्ज सोरोस अपने पैसों के दम पर लोगों को खरीदता है और उनके जरिए वहां की सरकारों को अस्थिर करता है, लोगों को भड़काता है, विद्रोह कराता है और
जिस डीप स्टेट का जिक्र हम करें, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस उसका मेंबर है, उसका ताजा उदाहरण वर्तमान में बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, जिस तरीके से वहां शेख हसीना के सरकार का सत्ता परिवर्तन किया गया, जिस तरीके से वहां उग्रवाद फैला, कहा जा रहा है कि उसके पीछे डीप स्टेट थी और डीप स्टेट के पीछे जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा था। और बिल्कुल ऐसी स्थिति जॉर्ज सोरोस चाहता है कि भारत में बने, और उसके लिए वो वक्त वक्त पर वो सब करता है जिससे कि यहां की जनता में असंतोष पैदा हो सरकार के लिए। आपको दो रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, एक पेगासस और दूसरी हिंडनबर्ग। क्या महज ये इत्तेफाक है? और तीसरी किसानों को लेकर जो रिपोर्ट आई, क्या महज इत्तेफाक है कि संसद के सत्र शुरू होने से पहले ये रिपोर्ट आती है, इन रिपोर्ट को लेकर बवाल होता है, बवाल के साथ आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद एक वक्त आता है जब ये रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है। इस संसद सत्र से पहले भी एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, इससे पहले भी ऐसी आई, उससे पहले भी ऐसी आई। क्या ये सब भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश और भारत के अंदर कई लोगों को टूल किट के इस तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगे तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया, एक वीडियो रिलीज किया, और उस वीडियो रिलीज के जरिए जो आरोप लगाए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भारत सरकार में सचिव डॉक्टर रश्मिका रवि भी जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट ले चुकी हैं। डॉक्टर शमिका रवि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि की बेटी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे कि जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से क्या रिश्ते हैं यह भी बताना चाहिए। इससे आगे कहा जा रहा है कई मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट, या कहें कि कई यूट्यूबर्स की रिपोर्ट, वो यहां तक दावा करिए कि 40,000 छोटे उद्योगपति भारत के अंदर ऐसे हैं जिनको जॉर्ज सोरोस की संस्था फंडिंग कर रही है, तो क्या वो भी राष्ट्र विरोधी है? इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डॉक्यूमेंट सामने आए, हम फिर कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि 2024 के अंदर सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है इस संस्था की। ये शायद 1998 आसपास है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वेबसाइट अपडेट नहीं है। इस पर भी कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो इसकी अभी मेंबर हैं या नहीं है, और इसके अलावा जो आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं उसका स्पष्टीकरण देश के सामने आना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ये सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते।